बाल विकास। बाल विकास वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के शारीरिक, मन, विचार, भाषा, व्यवहार और सामाजिक संबंधों में समय के साथ परिवर्तन होता है। जब हम बालक के शरीर में, व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं बाल विकास। आइए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं बाल विकास से संबंधित। पहली परिभाषा है हरलॉग साहब की। हरलॉग साहब कहते हैं बाल विकास मनोविज्ञान की वो शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। अगली परिभाषा है जेम्स ट्रेवर की। बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक, जब तक बालक परिपक्व नहीं हो जाता तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। डार्विन ने क्या कहा है? बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। ये करता है आपका गर्भावस्था से, और ये करता है मृत्यु पर्यंत तक। ये उसके व्यवहारों का अध्ययन होता है। आइए और परिभाषाएं देख लेते हैं। क्रो साहब की परिभाषा, क्रोएम क्रो। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। अगला थॉमसन। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके। हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं रही। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। जो बाल विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको हम देख लेते हैं। तो बाल विकास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। पहली विशेषता क्या है? बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। दूसरा, ये एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये विधायक एवं नियामक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव विज्ञान है। अगला, यह बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सारे पक्षों का अध्ययन करता है। अगला, यह बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। अगला पांचवा, इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन भी होता है। ठीक है। इसका केंद्र बिंदु बालक है। बाल विकास का केंद्र बिंदु क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बच्चा है, बालक है। इसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। हम किसी भी समस्या का जो समाधान ढूंढते हैं वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जरिए ढूंढते हैं। ये अधिगमकर्ता के सीखने के अनुभवों का विवेचना करता है। इसके अंतर्गत बालक की प्रतिक्रियाओं एवं उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ये विषय बालकों के व्यवहार को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आइए अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं बाल विकास के क्षेत्र। इसका हम क्षेत्र देख लेते हैं कि बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक तत्वों का अध्ययन करने, कौन कौन तत्व इसको प्रभावित करते हैं। बालकों की रुचियों का अध्ययन करते हैं और व्यक्तिगत भिन्नताएं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनका भी स्टडी इसी के अंतर्गत करते हैं। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व क्या है इसका? बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। आइए देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। पहला पॉइंट,
बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्यक्रम सामग्री, क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करती है, इन सब में हेल्प करती है। बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है। इससे हम शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं और पाठ्यक्रम निर्माण में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें जब पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो उनकी रुचियों का ध्यान रखते हैं, उनके लेवल का ध्यान रखते हैं कि किस स्तर के बच्चों के लिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला, यह शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी है। इसमें वह बालकों को उत्तम तरीके से पढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट, यह उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता की, कैसा वातावरण में बच्चे अच्छे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अगला पॉइंट, बाल विकास छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायता करता है तथा मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला पॉइंट, बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं, अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उनका अध्ययन भी करता है। अगला पॉइंट, बाल विकास छात्रों के विभिन्न आयु स्तर का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। अगला पॉइंट, बाल विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार छात्रों को अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे काफ़ी बच्चों में होता है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है सभी बच्चों, एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है तो उसको समझने में, उसको कैसे अध्ययन करना है, उसको कैसे पढ़ाना है, इन चीज़ों के लिए हमें बाल विकास का जानकारी होना चाहिए। बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास का कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो सामान्यतः जो होते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में बांटा है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें मतभेद है कि 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, इनमें काफ़ी मतभेद है। तो सामान्य तौर पे 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाएं दी हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला हो जाता है रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं। जो रॉस महोदय ने अवस्थाएं बताई हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। पहली अवस्था इन्होंने बताई शैशवावस्था, ये 1 वर्ष से 3 वर्ष तक जो शैशवावस्था बताई है, 1 से 3 तक बताई है। दूसरा, आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक। अगला, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। तो इन्होंने कुल 4 अवस्थाएं, रॉस महोदय ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगला, शैले महोदय ने, शैले के अनुसार मानव विकास की मात्र 3 अवस्थाएं। शैले ने कितने भागों में बांटा है? इसको 3 भागों में बांटा है। शैले के अनुसार 3 अवस्थाएं हैं। पहली शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक। तो शैले ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। अगला, जोन्स महोदय ने बांटा है इसका। जोन्स ने विकास की अवस्थाएं 4 बताई हैं। 4 अवस्थाओं में जोन्स ने बांटा है। पहली अवस्था शैशवकाल, ये जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। अगला, बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18, और फिर प्रौढ़ावस्था 18 के बाद की अवस्था है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं जिनको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बांटा है। अब हम आइए एक एक करके इन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो पहली अवस्था है शैशवावस्था, ये 5 से 6 वर्ष तक होती है। जो शैशवावस्था है इसको अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं, और जो इन्फेंसी है इन्फेंट से बना है। इनका मतलब होता है नहीं, और फेरी का मतलब होता है बोलना। तो मतलब जो बोलने के अयोग्य है। आइए इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। शैशवावस्था, जिसे अंग्रेजी में इन्फेंसी कहा जाता है, लैटिन भाषा के शब्द इन्फेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है इन नहीं और फेरी बोलना, अर्थात बोलने के अयोग्य। इन्फेंट शब्द का प्रयोग बच्चों की उस अवस्था तक के लिए किया जाता है जब वह सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ करते हैं।
स्टैंग महोदय के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य की आधारशिला बनते हैं। कोल एवं कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने जन्म से लगभग 18 से 24 माह की आयु तक के विकास कालखंड को शैशवावस्था कहा, जबकि जो अन्य मनोवैज्ञानिक है उसे 5-6 साल तक मानते हैं। आइए इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। शैशवावस्था से रिलेटेड कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दे रखी हैं। फ्रायड ने क्या कहा है, मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। वैलेंटाइन, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। न्यूमैन, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसकी भावी जीवन में क्या स्थान होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो। शैशवावस्था औसतन जन्म से 5-6 वर्ष तक चलती है। इसमें इंद्रिय काम करने लगती है तथा बालक रेंगना, चलना, बोलना सीखता है। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है क्योंकि यह बालक के विकास का आधार प्रस्तुत करता है। जीवन के प्रारंभ में निर्मित प्रतिमान एवं जन्मजात शक्तियाँ सदैव बनी रहती हैं। स्टैंग ने क्या कहा है, जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि उसमें परिवर्तन हो सकता है परंतु प्रारंभिक प्रवृत्तियाँ और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। गुडेनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं रही जो शैशवावस्था से संबंधित थी। ये परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, ये परिभाषाएं भी लिखना होता है। आगे हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं शैशवावस्था की। तो पहली विशेषताएं क्या है शैशवावस्था की? शैशवावस्था की विशेषताएं तीव्र विकास, दूसरा तीव्र मानसिक विकास, कल्पनाशीलता, सीखने की प्रवृत्ति जो प्रक्रिया होती है इसमें तीव्रता होती है। तो इनको आइए डिटेल वे में देख लेते हैं। जैसे इसका विकास जो होता है, जो शारीरिक विकास से काफ़ी तेज होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो औसत जो वजन होता है ये होता है 3.5 kg के आसपास हो जाता है। मगर अगले 6 माह के अंदर उसका जो जन्म से भार जो होता है वो दुगना हो जाता है, लगभग 7 kg के आसपास हो जाता है। तो 6 माह के अंदर वो अपने वजन दुगना कर लेता है। तो जो शारीरिक विकास होता है ये काफ़ी तेज हो जाता है। अगला हो जाता है आपका मानसिक विकास। तो जो ये इस अवस्था में होता है तो मानसिक विकास काफ़ी तीव्र हो जाता है। जैसे आपका हो जाएगा संवेदना, ध्यान और कल्पना, ये सारी चीज़ें अत्यंत तीव्र हो जाती हैं। बहुत सारी बातों का बालक कल्पना करने लगता है। अगला पॉइंट कल्पनाशीलता, ठीक, और सीखने की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज हो जाती है। जो प्रारंभ के 6 वर्ष होते हैं इसमें बालक जल्दी सीखता है, बाद के 12 वर्षों से दुगना केवल पहले के 6 वर्षों में ही सीख लेता है। जैसे और शैशवावस्था में बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। प्रारंभ के कुछ जो 1-2 वर्ष होते हैं इनमें हर चीज़ के लिए बालक दूसरों पे ही निर्भर रहता है, तो इसमें परनिर्भरता भी होती है। अब हम देखते हैं शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। शैशवावस्था में शैक्षिक दृष्टि से निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं आइए देखते हैं। तो पहला है पालन पोषण। शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता एवं अध्यापकों को उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगला अच्छे वातावरण। शैशवावस्था में बालक के शरीर व मानसिक विकास की पूर्णता के लिए उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। अगला स्नेह व्यवहार, जो व्यवहार हो वो स्नेहपूर्ण हो। इस काल में माता पिता एवं अध्यापक का बालक के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति व्यवहार होना चाहिए। अगला जिज्ञासा की संतोषी। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है, अतः अभिभावक को उचित
जिज्ञासा शांत करने के लिए उनके प्रश्नों का उचित उत्तर देना चाहिए। अगला, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान। सभी बालकों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता पर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उनके व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी आदतों के निर्माण के अवसर। शैशवावस्था में बालक में अच्छी आदतों का निर्माण करते हुए उनकी जन्मजात शक्तियों को बल प्रदान करने वाली शिक्षा देनी चाहिए। अगला देख लेते हैं, सामाजिक भावना का विकास। शैशवावस्था में समाज भावना के विकास पर बल देना चाहिए, बालक को आत्म प्रदर्शन करने के समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। अगला, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का विकास। कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए शैशवावस्था में क्रिया अथवा खेल पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उनकी शिक्षा में कहानियों और सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान हमें शैशवावस्था में रखना होता है। बाल्यावस्था, यह अवस्था शैशवावस्था से बाद की अवस्था है और किशोरावस्था से पहले की अवस्था है। तो यह अवस्था 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। शैशवावस्था एवं किशोरावस्था के मध्य की अवस्था बाल्यावस्था है। ये मध्य की अवस्था है। शैशवावस्था पूर्ण करने के पश्चात बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक का इतना विकास हो चुका होता है कि वो अपने वातावरण की परिस्थितियों से कुछ परिचित सा होने लगता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा है। ये क्या कहा है? बालक का निर्माणकारी काल कहा है। बाल्यावस्था निर्माणकारी काल कहा है। कॉल और ब्रूस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ये कॉल और ब्रूस हैं, इन्होंने क्या कहा है? जीवन का अनोखा काल कहा है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बताते हुए लिखा है कि बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन कार्य है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस काल में बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की प्रबल भावना दिखाई पड़ती है। वह अपना अलग समूह बनाते हैं, इसलिए इसे समूह की आयु या टोली की आयु भी कहा जाता है। इसे कहते हैं समूह की आयु और या टोली की आयु, गैंग एज कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, इन्होंने क्या कहा है? रॉस ने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया अवस्था है। इसमें बालक अपनी प्रत्येक क्रिया पर विचार करता है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को पदद्वंद्वता का काल कहा है। कौन सा काल कहा है? किलपैट्रिक पदद्वंद्वता का काल का है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण की पॉइंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आइए इनकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। मैडम हरलॉग, मैडम हरलॉग ने कहा है 6 वर्ष की अवस्था से लेकर 'यौनारंभ तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। आइए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं।
महत्वपूर्ण विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, आइए देखते हैं। शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। इस काल में शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक एवं शारीरिक विकास की गति स्थिर आ जाती है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो गया है। रॉस ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। अगला, यथार्थवादी दृष्टिकोण। बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण यथार्थवादी होता है। बालक कल्पना जगत की सांसारिक वास्तविक संसार में प्रवेश करने लगता है। जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता के कारण बालक नवीन वातावरण को जानने का प्रयास स्वयं करता है। उसमें स्मरण करने की शक्ति का विकास हो जाता है। अगला, सामूहिक भावना का विकास। बाल्यावस्था में सहयोग, कल्पनाशीलता आदि का गुण विकसित हो जाने पर बालक में सामाजिक भावना पनपने लगती। इस अवस्था में सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है। अगला, रचनात्मक कार्यों में रुचि। बाल्यावस्था में रचनात्मक प्रवृत्ति का गुण विकसित हो जाता है। इस आयु में लड़के खिलौने जोड़ने लग जाते हैं और लड़कियां गुड़ियां बनाने प्रारंभ कर देती हैं। अगला, संवेगों पर नियंत्रण। इस अवस्था में बालक उचित अनुचित में अंतर करने लगते हैं। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवहार के अपनी भावनाओं पर दमन और संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है। अगला, संग्रहण प्रवृत्ति का विकास। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। बालक विशेष रूप से अपने पुराने खिलौने, मशीन के कलपुर्जे, पत्थर के टुकड़े तथा बालिकाएं विशेष रूप से अपनी गुड़िया, कपड़ों के टुकड़े आदि संग्रह करने लगती हैं। अगला, प्रतिस्पर्धा की भावना। बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है और बालक अपने भाई बहन भी झगड़ा करने लगते हैं। अगला पॉइंट, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ। इस अवस्था में बालक की भाषा विकास के साथ साथ औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और वह विद्यालय जाने लगता है। इसके साथ बालक में निरुद्देश्य भ्रमण करने की आदत पड़ जाती है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसी उम्र में बालक विद्यालय में प्रवेश करता है। तो पहला, जिज्ञासा की संस्तुति। इस अवस्था में बालकों की रुचि लगातार बदलती रहती। ऐसे में बालकों की विषय सामग्री विनोद, साहस, मनोरंजन से भरपूर और रोचक पूर्ण होनी चाहिए। अध्यापक ने बालकों की जिज्ञासा की संतुष्टि करना आवश्यक होता है। अगला, भाषा विकास पर ध्यान। बाल्यावस्था में भाषा का विकास होता है, इसलिए भाषा के ज्ञान ऐसे विषयों का भी अध्ययन कराना चाहिए जिसे जीवन के लिए लाभप्रद। बालकों के मानसिक विकास के लिए शिक्षण विधियों में परिवर्तन करते रहना चाहिए। अगला, इंद्रियों का समुचित विकास। बाल्यावस्था में बालकों की इंद्रियों के समुचित विकास के लिए क्रियाओं पर आधारित अधिगम पर बल देना चाहिए। इसके लिए विद्यालय की पाठ्यचर्या में पर्यटन, खेलकूद और साहस क्रियाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान। बाल्यावस्था में बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा डांट डपट की अपेक्षा प्रेम और सहानुभूति पूर्ण पर आधारित होनी चाहिए। इससे बालकों में रचनात्मक कार्यों का करने की प्रवृत्ति को भी बल मिलेंगे। अतः इस आयु में खेलों में रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नैतिक मूल्यों का विकास। बाल्यावस्था में बालक नैतिक एवं अनैतिक में भेद करना सीख जाते हैं। व्यक्तित्व निर्माण के लिए बालकों को उचित मूल्यों पर आधारित नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कास्निकस के अनुसार मनोरंजन से भरपूर आनंद का अनुभव कराने वाली सरल कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। अगला, संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।
बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कारण शिक्षा प्रदान करते समय बच्चों को ज्ञान के संचय एवं धन की बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला, सामूहिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि। इस अवस्था के बालकों में समूह में रहने की प्रवृत्ति देखी गई है। सामूहिक भावना के विकास के लिए विद्यालय में बाल सभा, सामूहिक खेल, सामूहिक कार्यों का आयोजन करना चाहिए। संवेगात्मक विकास पर ध्यान। बाल्यावस्था में जीवन के अनेक पक्षों संबंधित पहलुओं में परिवर्तन आता है। मानसिक संवेगात्मक जीवन के लिए उनके संवेगों पर नियंत्रण की अपेक्षा प्रदर्शन पर बल देना चाहिए। अगला, सामाजिक गुणों का विकास। बालकों में अनुशासन, सहयोग, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा जैसे सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामाजिक शिक्षा का प्रावधान होना आवश्यक है। तो ये सारी विशेषताएं बाल्यावस्था से संबंधित हैं। और शिक्षा का जब शिक्षा दिया जाता है तो सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किशोरावस्था, ये विकास की बाल विकास की तीसरी अवस्था है। जो किशोरावस्था है ये अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द से का हिंदी रूपांतरण है। और जो एडोलसेंस है इसका जो अर्थ होता है परिपक्व, वृद्धि या परिपक्वता। आइए इसको डिटेल पे में देख लेते हैं। किशोरावस्था, जो किशोरावस्था शब्द है अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है वृद्धि या परिपक्वता। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। सामान्यतः इस काल की जो आयु होता है ये होती है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है, लेकिन ये पूर्ण रूप से लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है, अत्यंत भूख का अनुभव होता है। इस अवस्था में बालकों में तीव्र सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक परिवर्तन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आइए कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं इससे संबंधित। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े दबाव, बल दबाव, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। उन्होंने आगे लिखा है कि इस काल में व्यक्ति का नया जन्म होता है। कुल्हन ने बताया है किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। अगला, क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। अगला, करमाइकल ने कहा किशोरावस्था जीवन का वो काल है जहां से किसी अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास चरम सीमा की ओर बढ़ता है। अगला, विंग एवं हंट किशोरावस्था में समुचित के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है, वो है परिवर्तन। काफ़ी परिभाषाएं इसमें कीवर्ड भी पूछे जाते हैं। तो किसका है? विंग एवं हंट का है। ये परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होता है। आगे आइजने के उनके साथियों किशोरावस्था वयासंधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के अंदर उत्तरदायित्व की भावना स्थापित होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अब इनकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या है? किशोरावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो आइए देखते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। शारीरिक विकास, जो शारीरिक विकास होता है इस अवस्था में तीव्र शारीरिक विकास, तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। किशोरावस्था में भार व लंबाई में वृद्धि होती है तथा कंधे चौड़े एवं शरीर पर बाल उग आते हैं।
कार्ल निकस के अनुसार इस आयु में बालक एवं बालिका दोनों को अपने शरीर की अत्यधिक चिंता रहती है। अगला, बौद्धिक विकास। किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण विकास होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क वितर्क, चिंतन एवं समस्याओं के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करता है। तो काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, की पॉइंट से भी प्रश्न बनते हैं। अगला, समाज एवं सेवा देशभक्ति की भावना। किशोरावस्था में बालक समाज सेवा देश हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। उसे लगता है कि समाज की प्रत्येक समस्याओं का समाधान उसके पास है। रॉस के अनुसार क्या है, किशोरावस्था समाज के निर्माण व पोषण का कार्य करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। किशोरावस्था में समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की चाह होती है। अगला, कल्पनाशीलता। किशोरावस्था के दौरान बालकों में कल्पनाशीलता एवं दिवास्वप्न प्रवृत्ति की बहुलता पाई जाती है। किशोरों के मन में कल्पना की अधिकता का कारण कविता, साहित्य एवं कला के प्रति लगन उत्पन्न होती है। उनके सपनों की पूर्ति न होने पर, किसी क्षेत्र में असफलता मिलने से निराशा की भावना उत्पन्न होती है तथा ऐसी स्थिति में बालक अपराध कर बैठते हैं। वैलेंटाइन ने इस अवस्था को अपराध प्रवृत्ति की अवस्था माना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। वैलेंटाइन ने इस अवस्था को अपराध प्रवृत्ति की का समय माना है। अगला पॉइंट, विद्रोह की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालकों में विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित परंपराएं, अंधविश्वासों के जाल में न फंसकर स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं। अगला, कामुकता। किशोरावस्था के दौरान बालकों की कर्मेंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। इस आयु में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अपने चरम पर होता है। इस अवस्था में किशोर बार बार वस्त्र बदलकर और दर्पण के सामने अपने शरीर को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। अगला, स्थिरता और समायोजन। किशोरावस्था में परिवर्तन की अत्यधिक गति के कारण स्थिरता और समायोजन का भाव पाया जाता है। इस काल में उसे अपने सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के दौरान कई जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है एवं असफल होने पर चिड़चिड़ापन, उदासीपन एवं क्रोध जैसे मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। किलपैट्रिक ने इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है। अगला पॉइंट, वीर पूजा की प्रवृत्ति। वीर पूजा की प्रवृत्ति। इस अवस्था में किशोरों में वीर पूजा की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। वो अपनी रुचि के अनुसार आदर्श व्यक्तियों, राजनेताओं, सिनेमा जगत के अभिनेताओं के अनुसरण एवं गुणगान करना प्रारंभ कर देते हैं। अब आगे देखते हैं किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। किशोरावस्था में बच्चों को शिक्षा प्रदान करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। इस आयु में बालक बालिकाओं के शरीर में विभिन्न प्रकार के लिंग संबंधी शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अनभिज्ञता के कारण बहुत से किशोर यौन संबंधी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में पाठशाला में लिंग भेद एवं यौन संबंधी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोरावस्था जीवन दर्शन का आधार है, अतः बालकों को जीवनोपयोगी सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अगला, धार्मिक और नैतिक शिक्षा। इस अवस्था में कई बालक दुराचारी हो जाते हैं। उनके लिए समाज के मान मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने वाली नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। गलत आचरण करने पर बालक को दंड देना भी आवश्यक। कोठारी जो कमीशन ने आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया था। अगला, आत्मनिर्भरता की शिक्षा। किशोरावस्था में बालक शीघ्र ही आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखते हैं। उसे उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उनको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगला, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा। बालकों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। प्रायः यह देखा गया है कि कई बालक विकास की दर में पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालकों
के लिए व्यक्तिगत भिन्नता और आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। अगला, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में संवेग अपने चरम पर होता है एवं बालक संवेगों के से संघर्ष करता रहता है, अतः बालकों के संवेगों पर नियंत्रण और उनका मार्गांतरीकरण करना सिखाना चाहिए एवं संवेगात्मक विकास के लिए उदार शिक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन का एक नाजुक मोड़ है जहाँ पर मामूली सी लापरवाही व्यक्ति के जीवन पर के लिए एक अभिशाप बन सकती है। अगला, रचनात्मक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में बालकों में अभिनय करने, भाषा देने तथा लेख लिखने में सहज रुचि होती है। इसके लिए बालक को विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत जैसे विषयों को रचनात्मक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अगला, उचित दिशा निर्देश। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन व नाजुक काल है। इस अवस्था में उसे निर्देशन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में अभिभावकों एवं अध्यापकों को चाहिए कि वो बालकों को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर परामर्श दें। अगला, सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा। इस अवस्था में बालक को किसी भी क्षेत्र में असफलता मिलने पर उसके मन में निराशा का भाव घर कर जाता है और उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इसके लिए बालकों को अपराध के दुष्प्रभाव की जानकारी देकर सकारात्मक व्यवहार अपनाने पर बल देना चाहिए। किशोरों में जिज्ञासा प्रबल होती, ऐसे में उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किशोरों को हर बात के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं के बारे में बताना चाहिए। तो ये शिक्षा देते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का अर्थ है समान के समान, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतानें भी वैसी होती हैं। माता पिता या पूर्वजों से आने वाली पीढ़ियों को जन्म से मिलने वाले गुण को वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पहला, BN झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। थॉमसन क्या कहते हैं? वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। अगली परिभाषा H.A. पैटरसन। वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। अगली परिभाषा एक जेम्स डेवर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में संक्रमित होना वंशानुक्रम है। अगली महत्वपूर्ण जो परिभाषा है उर्वरक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। उर्वरक वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान है, अतः व्यक्ति इन दोनों का गुणनफल है, न कि योगफल। अब इसके सिद्धांत देख लेते हैं। पहला, बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत, समानता का नियम, भिन्नता के नियम, प्रत्यागमन का नियम, अवजित गुणों का संक्रमण, और फिर अगला मेंडल का नियम। ये सारे नियम वंशानुक्रम के नियम सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो ये प्रयोग बीजमैन ने किया था। बीजमैन ने प्रयोग करके बताया, चूहों पे प्रयोग किया कि जो मूल बीजाणु होते हैं वो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित होते रहते हैं। अगला समानता का नियम। समानता का नियम समान समान को जन्म देता है, जो समान होता है समान समान को जन्म देता है, समान को जन्म देता है।
और ये जो नियम दिया था ये सोरेनसन का नियम है। ये नियम जो दिया गया है ये नियम है सोरेनसन का, सोरेनसन का। ठीक, अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम है भिन्नता का नियम। ये भी सोरेनसन ने दिया है, भिन्नता का नियम। सोरेनसन का नियम है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो संतानें होती है माता पिता के समान रही है, हमेशा आवश्यक नहीं, कभी कभी माता पिता से संतानें भिन्न भी हो जाती हैं। माता पिता से भिन्न हो जाती हैं, उनमें गुण उनके नहीं मिलते। जैसे कोई इंटेलिजेंट परिवार है, माता पिता इंटेलिजेंट है और उनके घर में कोई ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो उतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। अगला सिद्धांत प्रत्यागमन, मतलब ये हो जाएगा प्रति प्लस आगमन, तो ये हो जाएगा आपका विपरीत होना। कभी कभी क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं उनसे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल विपरीत गुणों की संतान पैदा हो जाती है, उनमें आपस में कोई समानताएं भी नहीं होती। ये आता है प्रत्यागमन का नियम। अगला अगला नियम हो जाएगा अजित गुणों के संक्रमण का नियम। अजित गुणों के संक्रमण का नियम, जैसे माता पिता के जो अजित गुण है वो संतानों में भी पाई जाती हो जाएगा। ये नियम हो जाएगा आपका माता पिता के अर्जित गुण भी संतानों में संक्रमित होते हैं। अगला मेंडल का नियम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है। मेंडल ने एक बड़ी मटर ली, ये इसका जो प्रयोग किया मेंडल ने मटर पे प्रयोग किया था। बड़ी मटर ली, बड़ी मटर ली, ठीक, ये, और फिर ये छोटी मटर ली, ये मटर हो जाएगा आपका। अब इसका संकरण किया, ठीक, तो संकर प्रजाति पैदा हुई, संकर प्रजाति। ये मटर के दाने लिए थे, ठीक, तो इसमें से क्या हुई कि जो संकर प्रजाति में से जो 25% थी, 25% जो आया संकर प्रजाति में, जो 25% जो प्रजाति थी ये बड़ी पैदा हुई, ये हुई बड़ी, ठीक, और जो 50% ये थी ना बड़ी थी और ना छोटी थी, ये संकर प्रजाति पैदा हुई, और 25% इसमें से छोटी प्रजाति। तो ये प्रयोग मेंडल ने किया था। वातावरण या पर्यावरण, पर्यावरण परि प्लस आवरण से बना है। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरा हुआ। जो हमारे आसपास से चारों ओर से घेरे हुए वो वातावरण होता है, वो पर्यावरण होता है। वातावरण वो वस्तु है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। आइए परिभाषा देख लेते हैं। मनुष्य के आसपास पाई जाने वाली निर्जीव वस्तुएं, प्राणी, सजीव प्राणी या परिस्थितियां जिनसे वो प्रभावित होता है उसे वातावरण कहते हैं। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। उड्डवत अनुवांशिकता से में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु समान वातावरण उन्हें समान बना देता है। अगला इलिट, किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावशाली उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। जिस बट पर्यावरण वे सभी वस्तुएं हैं जो किसी एक वस्तु के चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अगला
अगला हो जाएगा बोरिंग। व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है जिन्हें वो जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, इनमें से आपको कोई एक याद होनी चाहिए क्योंकि पेपर में लिखना पड़ेगा। अगला हम देख लेते हैं वातावरण के प्रकार। तो ये 2 प्रकार के हैं, ठीक। पहला आपका होगा आंतरिक वातावरण, दूसरा होगा बाह्य वातावरण, ठीक। ये बाह्य वातावरण, ये 2 प्रकार के हैं, पहला भौतिक वातावरण, दूसरा सामाजिक वातावरण। तो ये वातावरण के प्रकार हो गए। अब हम देख लेते हैं वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव। उर्वरक बालक का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसमें जो विकास होता है ये हेरिडिटी एनवायरनमेंट का मिला जुला होता है। एक बच्चे पर, एक बालक पर वातावरण का और वंशानुक्रम का दोनों का प्रभाव होता है, दोनों की अंतःक्रिया ही विकास होती है। तो इन दोनों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।